गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अवर चेंजिंग अर्थ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पहले ही पता है कि जो हमारा अर्थ है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट स्फेयर्स, 4 स्फेयर्स में है। कौन कौन सा? लिथोस्फेयर, देन एटमॉस्फेयर, देन हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे लिथोस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। Now, the next part is this is the lithosphere is broken into a number of plates. lithosphere हमारे किस में broken है? नंबर ऑफ जो आपके प्लेट्स हैं उसमें broken है, उन्हें कहते हैं हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स। आपको बस सरप्राइज होगा ये जान के कि ये जिनका जो ट्रेवल का डिस्टेंस होता है बहुत ही थोड़ा होता है। मतलब एक साल में ये कुछ ही मिलीमीटर्स तक ही ट्रेवल करती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मिलीमीटर्स। ओके, ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ड्यू टू द मॉल्टन मैग्मा इनटू द इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर क्या है? मॉल्टन मैग्मा है। ठीक है, मॉल्टन मैग्मा मीन्स जो ब्रोकन आपका रॉक मटेरियल है वो है, और वो क्या है, जो वो होता है वो ट्रैवल करता रहता है। इस तरह से ये भी ट्रैवल करते रहते हैं। नाउ द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंजेस। अब देखो, जो चेंजेस होते हैं दो तरह से होते हैं। दो तरह के कौन से होते हैं? एक होता है एंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस ये क्या होते हैं बेटा? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं जो आपके फोर्सेस हैं जो आपके इनसाइड द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, जैसे कि आपका अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गए, तो ये होते हैं आपके क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं आपके एंडोजेनिक फोर्सेस, क्योंकि ये अर्थ के अंदर से स्टार्ट होते हैं। अर्थक्वेक जो है कहाँ से? ऊपर से स्टार्ट नहीं होता, अर्थ के अंदर से स्टार्ट होता है। ऐसे ही वॉल्केनो भी आता तो अर्थ के ऊपर है, बट ये होता कहाँ से? अर्थ के अंदर से होता है। तो ये होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि रिवर, विंड, सी वेव्स। तो ये जो फोर्सेस हमारे आउटसाइड द अर्थ होते हैं ये होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। जैसे कि रिवर कहाँ है बेटा? रिवर आपकी है अर्थ के ऊपर, तो इसके कारण जो चेंजेस होते हैं, विंड के कारण, सी वेव्स के कारण जो होते हैं, ग्लेशियर्स जो हमारे ग्लेशियर्स आप जानते हो क्या होता है? ये आइस के जो होती हैं, रिवर ऑफ आइस जो होती है। अब एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे अर्थक्वेक और वॉल्केनो के बारे में। अब वॉल्केनो आप देख सकते हो, वॉल्केनो क्या है? एक ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट में, जिसके कारण क्या होता है? मॉल्टन मैग्मा बाहर निकलता है। अब ये होता कैसे है? ये होता ऐसे है बेटा कि जे सपोज ये आपका एक वॉल्केनो है। ठीक है, वॉल्केनो है, इसके अंदर है मॉल्टन मैग्मा, जो पिघले हुए पत्थर हैं ज़मीन के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है कि जो अर्थ के अंदर का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत गर्म होता है, तो इसको हम कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। तो जब ये मैग्मा, जब नीचे से गैसेस का दबाव पड़ता है, जब गैसेस नीचे से एक्ट करती हैं, तो ये मैग्मा जो है ये बाहर इस तरह से आ जाता है। इस पोर्शन को कहते हैं हम वेंट के कारण क्या होता है? जो आपका ये सारा मैग्मा होता है ये बाहर आ जाता है। ओके, और उसके कारण क्या होता है? जो आपका जो ये मैग्मा बाहर जाके, जब ये वॉल्केनो से बाहर आ जाता है तो ये बाहर आके कन्वर्ट हो जाता है इग्नियस रॉक में। उसके बाद आपका अर्थक्वेक्स है। अर्थक्वेक में क्या होता है बेटा? अर्थक्वेक में जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये मूव कर रही है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, आपको मालूम है कि अर्थ के अंदर बहुत सारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जो मूव करती रहती हैं। जब ये प्लेट्स मूव करते करते आपस में टकराती हैं, या आपस में जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो क्या होता है? वहाँ पे एक शेकिंग होती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। जहाँ पे दो प्लेट्स मूव करती हैं इसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहलाते हैं? इसको हम कहते हैं फोकस कहलाता है इसको। और उसके बाद क्या होता है? ये मान लो ये आपका अर्थ सरफेस है, बिल्कुल इसके ऊपर जो ये एरिया होता है जहाँ पे इसको हम सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक को फील करते हैं, इसको हम कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाता है एपी सेंटर। अब सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो एपी सेंटर पे होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेशन हमें महसूस होती है वो इस एरिया में महसूस होती है, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें महसूस होता है कि यहाँ पे हमारा क्या है? अर्थक्वेक का जो वाइब्रेशन है सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे डिस्टेंस होता जाएगा वैसे उस जो वेव्स जो होती हैं उनका जो उनका जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। स्ट्रेंथ कम होने के कारण क्या होगी कि जो आपकी ये वेव्स हैं वहाँ पे उनका जो एक कहते हैं ना कि उनका जो प्रभाव होता है, इनका जो इफेक्ट होता है वो कम होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन होता है वो होता है आपका एपी सेंटर पे। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पेज नंबर पे आपको क्या दे रखा है? एक आपको अर्थक्वेक की केस स्टडी दे रखी है। आपको एक अर्थक्वेक बता रखा है, ये भुज में आया था।
26 जनवरी 2001 में। और ये रिश्टर स्केल जो है 6.9 है रिश्टर स्केल। अब रिश्टर स्केल क्या होता है बेटा, अर्थक्वेक को नापने के लिए हम एक अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए हम एक यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट का जिसका नाम होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ में ये बताता है कि इससे हम इसको हम क्या करते हैं, हम मेज़र करते हैं। और किस पे मेज़र करते हैं, जैसे आप अपनी जो आप लाइन अप बनाते हो तो आप क्या करते हो, अपने रूलर पे आपका जो स्केल होता है ये मैथमेटिकल, उससे आप उसे मेज़र करते हो कि मैंने कितनी लंबी लाइन बनाई है। इस तरह से अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं हम रिश्टर स्केल पे। रिश्टर स्केल में क्या होता है, 2.0 से कम जो होता है वो तो बहुत हार्डली फेल्ट होता है, बहुत हल्का सा होता है ये। बट 5.0 वाला जो है वो जाती हैं। ठीक है, जो कमज़ोर बिल्डिंग्स होती हैं वो सब गिर जाती हैं, तो ये 5.0 में होता है। बट 6.0 से ज़्यादा जो होता है, अगर 6.0 से ज़्यादा है 7.0, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कहलाता है। ये कहलाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक का पार्ट है। तो ये जो भिज में आया था ये 6.9 का आया था, तो आप 6.9 से समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वर्स था ये। नेक्स्ट जो आपको नीचे दे रखे हैं, अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस दे रखी है कि आपको अगर कभी अर्थक्वेक आ जाता है। अब देखो बेटा, अर्थक्वेक को हम पहले से ये प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है, कि आज जो है 4:10 पे अर्थक्वेक आएगा, नहीं कर सकते ना। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो हम अडॉप्ट करके उस अर्थक्वेक से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहला सेफ स्पॉट, मतलब आप जब भी अर्थक्वेक आए तो एक सेफ स्पॉट आप ढूंढ लीजिए, या तो जैसे अंडर द किचन काउंटर हो गया, टेबल या डेस्क के नीचे, मतलब किसी ऐसी जगह पे आ जाइए जहाँ पे अगर ऊपर से कुछ गिरता है तो वो डायरेक्ट आपकी हेड पे ना गिरे। ठीक है, उसके बाद स्टे अवे फ्रॉम जो आपके फायर प्लेसेस होते हैं, जहाँ पे आग लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आपके घर में चिमनीज होती हैं, या जो ग्लास कांच की जो मिरर वगैरह हो गए, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक आने पे क्या होता है, अर्थक्वेक आने पे ये चीज़ें टूट सकती हैं, और टूटने के कारण क्या होता है कि आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद प्रिपेयर्ड, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी सेफ्टी मेजर्स शेयर कीजिए कि अगर कभी ऐसा होता है तो आप अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को बचा सकें। ठीक है, उसके बाद अब लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। लैंडफॉर्म्स जो बनते और बिगड़ते हैं बेटा, वो बनते बिगड़ते हैं 3 प्रोसेस के कारण। पहला प्रोसेस कहलाता है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, अब एक बड़ा रॉक है, ठीक है, अब बड़े रॉक बाहर पड़ा हुआ है, ये बाहर एक आउटर सरफेस में है जहाँ पे ये एक्सपोज है, इस पर सनलाइट भी एक्ट करती है, इस पर टेम्परेचर भी एक्ट करता है, इस पर वाटर भी एक्ट करता है, बारिश वगैरह होती है, तो क्या होता है इसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, कुछ दरारें पड़ जाएंगी, और जब दरारें पड़ जाएंगी तो धीरे धीरे वो चीज़ें कमज़ोर होने लगेंगी, और ये जो बड़ी रॉक है ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। इसको कहते हैं वेदरिंग प्रोसेस। सेकेंड जो प्रोसेस आपका होता है वो होता है इरोजन का। इरोजन क्या होता है, अभी छोटे छोटे आपके ये हैं पत्थर हैं, आप छोटे छोटे पत्थर क्या होंगे कि मान लो हवा चली, ठीक है, या फिर पानी, बारिश आई, रेन आई, कुछ भी, तो ये जो है ये अपनी जगह को छोड़ के, अगर पानी इधर, बारिश इधर आई तो ये अपनी जगह को छोड़ के या हवा के साथ दूसरी जगह चले जाते हैं, इसको कहते हैं इरोजन। ये इरोजन का प्रोसेस होता है। और तीसरा प्रोसेस होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन का प्रोसेस क्या होता है बेटा, डिपोजिशन का प्रोसेस होता है, अब अगर ये मिट्टी है, मान लो अगर मिट्टी एक जगह से चली है, हवा चली तो मिट्टी उड़ेगी साथ में, ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं जाके तो एक जगह इकट्ठी होगी, है ना, उस एरिया को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। तो 3 प्रोसेस हो गए, वेदरिंग हो गया, वेदरिंग का मतलब क्या हो गया, वेदरिंग का मतलब हो गया कि आपका जो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट होना। इरोजन क्या हो गया, द मूवमेंट ऑफ दिस रॉक पार्टिकल्स और दिस स्टोन पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड आइस, एवरीथिंग, एंड वेयर दे गेट डिपोजिटेड, जो उसका डिपोजिशन होता है, जहाँ पे वो डिपोजिट हो जाते हैं, दे आर नोन एज डिपोजिशन। तो यही प्रोसेस है जिसके कारण डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब पहला है वर्क ऑफ अ रिवर। अब रिवर में देखो क्या होता है बेटा, जैसे रनिंग वाटर है वो लैंडस्केप को इरोड कर देता है। इरोड कैसे कर देता है, आप देखो ये ऊपर से पानी है चला आ रहा है, ठीक है, अब ये जो एरिया है यहाँ पे अब जब ये जितनी स्पीड से नीचे गिरेगा पानी, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो ये तो हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक को अपना क्या कर देगा, सॉफ्ट रॉक को ये सॉफ्ट रॉक को और काटता चला जाएगा, और ये आपका क्रिएट हो जाता है वाटरफॉल। तो वाटरफॉल कैसे क्रिएट होता है, वाटरफॉल अब उसके बाद क्या होता है, जब ये अब मान लो आपके पास एक टेबल है, ठीक है, आप एक टेबल कर सकते हो, टेबल पे आपने पानी डाला,
तो क्या होगा, जब ये पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो बहुत स्पीड से गिरेगा, बट नीचे आके जो प्लेन एरिया है इसकी स्पीड कम हो जाएगी और ये सीधा सीधा नहीं जाएगा, ये इस तरह से जाएगा पानी, ठीक है। तो इस जो प्रोसेस होता है जिसके कारण ये नीचे आता है, जो रिवर नीचे आती है, फिर ये ट्विस्ट एंड टर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है, ये होते हैं मीएंडर्स, ठीक है, मीएंडर्स होते हैं। आप मीएंडर्स के बाद नेक्स्ट आपको मीएंडर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, आप मान लो फ्लड प्लेन्स है। फ्लड प्लेन्स क्या होता है बेटा, जब बाढ़ आती है, जब फ्लड आते हैं तो अपने साथ वाटर लाते हैं, वाटर के साथ हम क्या लाते हैं, वो लाते हैं सैंड, मिट्टी भी लाते हैं। अब क्या होता है, जब मान लो कि आपका जो वाटर है वो तो कुछ टाइम बाद निकल जाता है, जैसे ये मेंढर है, मेंढर के थ्रू निकल जाएगा, बट जो मिट्टी है वो वहीं पे इकट्ठी होने लग जाती है। तो जो ये मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी तो ये जो आपकी एक एरिया है, मान लो पहले ये पूरी मेंढर थी, मान लो ये पूरा एरिया जो था मेंढर था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये फ्लड प्लेन्स के कारण मिट्टी इकट्ठी हुई तो ये एक लेक सी जो है, छोटा सा एक रिवर का जो स्ट्रीम है वो अलग हो जाती है, क्योंकि बाकी में तो मिट्टी डल गई तो वो तो पानी जो पानी का रास्ता चेंज कर देगी, तो उसके कारण जो छोटी सी अलग बन जाती है, इसको कहते हैं हम ऑक्सबो लेक। और जैसे जैसे मिट्टी इकट्ठी होती रहेगी बेटा तो जो रिवर बैंक्स हैं ये उठने लग जाएंगे। मान लो पहले रिवर बैंक ऐसी थी, ठीक है, अब फ्लड के साथ और मिट्टी आई है, इतनी उठी, फ्लड के साथ और मिट्टी आई है, इतनी उठी। तो जैसे जैसे ये इसका जो लेवल रेजअप होता रहेगा, इसको हम कहते हैं लीव्स। क्या कहते हैं, लीव्स, LEVES, लीव्स। इसको लीव्स कहा जाता है। लीव्स क्या होता है, जो ये आउटर, जो आप कह सकते हो कि जो आउटर आपका जो ये उठा हुआ जो आपका बैंक है, इसको कहते हैं लीव्स। ओके, अंडरस्टूड बेटा। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो डेल्टा और डिस्ट्रीब्यूटरीज हम पढ़ेंगे। डेल्टा और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं बेटा, जो अब रिवर जो आगे आएगी अब वो अलग अलग पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाती है। जैसे कि आप देखो गंगा रिवर जो गंगोत्री से निकलती है, बट उसके बाद क्या वो डायरेक्ट जाके आपके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है, नहीं मिलती। वो क्या करती है, वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग छोटे छोटे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे प्रयागराज में, हरिद्वार में, ठीक है। ये आपको अलग अलग एरिया में, जैसे गढ़गंगा जो कहा जाता है, तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम्स आपको रिवर की मिलती हैं, इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। और डेल्टा क्या होता है बेटा, डेल्टा होता है जैसे कि आप देख सकते हो कि जो मिट्टी है, जब ये रिवर ये तो ये आपकी मेन रिवर हो गई, आगे आपको डिस्ट्रीब्यूटरीज दिखाई दे रही है, इसके बीच में जो ये मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, जो रॉकी पार्टिकल होता है, इसको हम कहते हैं डेल्टा। अंडरस्टूड, तो आपको रिवर का समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपका सी वेव्स होता है। सी वेव्स क्या होता है बेटा, सी वेव्स होता है कि जैसे ये एक पत्थर है, ठीक है, मैं आपको वैसे समझाती हूँ। ये एक समुद्र है, ठीक है, समुद्र के बीच में एक पत्थर है। अब जब सी वेव्स जब इस पत्थर पे बार बार आके टकराएंगी तो यहाँ पे एक छोटा सा होल क्रिएट हो जाएगा। ये जो सी केव है, ये इस तरीके से एक छोटी सी गुफा टाइप बन जाती है, इसको कहते हैं हम सी केव। अच्छा, ये चलो हमने माना सी केव बन गई। अब जब ये सी केव में और ज़्यादा पानी एक्ट करता जाएगा, जब अब लहरें तो फिर भी टकराएंगी, उससे लहरें टकराएंगी तो ये इतना ज़्यादा गहरा हो जाएगा कि जैसे आप सी आर्क में देख रहे हो, ये पानी आर पार दिखने लगेगा। इसको कहते हैं सी आर्क, कि ये इस तरह से ये बन जाएगा और पानी जो है वो आर पार इसके जा सकता है, ठीक है। बट और उसके बाद क्या होता है, जब पानी एक्ट करता रहेगा, छोटी छोटी लहरें थोड़ी ना होती हैं, है ना भाई, आपके पानी में तो बड़ी बड़ी लहरें भी होती हैं। तो क्या होगा, बड़ी बड़ी लहरें जब पड़ेंगी तो इस एज पे एक्ट करेंगी तो ये भी अलग अलग हो जाएगा और ये इस तरह से दो वॉल्स बन जाएंगी। इसको हम कहते हैं स्टैक्स। क्या आइस के वर्क के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले ग्लेशियर्स क्या होते हैं, रिवर ऑफ आइस। रिवर ऑफ आइस, जहाँ पे आपकी बर्फ़ की रिवर होती है। अब जैसे जो आपके पहाड़ होते हैं वहाँ पे रिवर होती है, रिवर, बट वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर क्या करेगा, जो वाटर है उसको फ्रीज़ कर देगा। फ्रीज़ कर देगा तो क्या बन जाएंगी, वे आइस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये आपका होता है रिवर ऑफ आइस। जब आइस मेल्ट हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, दे विल फिल्ड विद वाटर, और वो वाटर फिल होकर ब्यूटीफुल लेक्स दिखाई देती हैं, वाइट वाइट कलर की बहुत ब्यूटीफुल लेक्स दिखाई देती हैं, ठीक है। अब ग्लेशियर जब ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, जब वो छोटे छोटे, अब मान लो वो थोड़ा थोड़ा वो तो ट्रैवल करेगा ना, थोड़ा बहुत तो ट्रैवल करता है। जब थोड़ा बहुत ट्रैवल करेगा तो अपने साथ सैंड, सिल्ट ये लेके आता है, तो उससे क्या बन जाती हैं, ग्लेशियर मोरेन्स बन जाती हैं। अंडरस्टूड बेटा। अब हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, वर्क ऑफ विंड। अब विंड के वर्क में देखो क्या क्या होता है। विंड के वर्क में वो पहले आपको बताएंगे मशरूम रॉक्स। अब क्या होता है, मान लो ये कोई एक पत्थर है,
ठीक है। अब जब विंड एक्ट करेगी तो नीचे वाले एरिया के साथ तो जो इसका पूरा एरिया था, ये पूरा तो विंड ने अपने साथ इरोड कर लिया, ऊपर का रह जाता है। तो ये कुछ इस टाइप से रॉक बच जाते हैं जिसे हम कहते हैं मशरूम रॉक्स। ओके, नेक्स्ट उसके बाद सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स होते हैं बेटा, जब सैंड स्टॉर्म्स होते हैं ना, तो अपने साथ खूब सारा सैंड उड़ा के ले जाते हैं, और ये क्या करेंगे, एक जगह जाके ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं हम रेत के पहाड़, तो इन्हें कहा जाता है सैंड ड्यून्स। और जब ये लार्ज एरियाज में डिपॉजिट हो जाते हैं तो इसको कहते हैं हम लॉयर्स। क्या कहते हैं? लॉयर्स। ओके, चलो अब मैं आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके दिखाती हूँ। वेट, फर्स्ट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लेइस, जिसको मैंने कहा था, ये लेइस आप देख सकते हो। ये क्या है? ये देखो, ये रेत के ही बने हुए हैं बट काफ़ी लंबे एरिया में हैं। ये मोस्टली चाइना में देखने के लिए हमें मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है? ये मिएंडर है। आप ही देख सकते हैं, ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली स्ट्रीम है ये मिएंडर है, और ये जो एक एरिया अलग हो गया है ना, ये है ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट आप देखो, ये देखो, ये वेदरिंग और इरोजन है। वेदरिंग के कारण देखो रॉक्स टूट गई, इरोजन के कारण पानी के साथ नीचे आ गई अपनी एरिया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मशरूम रॉक। ये क्या होती है? ये होती है मशरूम रॉक। मशरूम देखो, मशरूम जैसे शेप में है ना, ये नीचे का जो इसका बेस होता है, ठीक है, नीचे का जो इसका बेस होता है ये काफ़ी नैरो होता है और ऊपर का टॉप काफ़ी वाइड होता है। तो ये होते हैं आपके मशरूम रॉक्स। ये हैं सैंड ड्यून्स, जिन्हें मैंने कहा रेत के पहाड़, जो मैंने सैंड ड्यून्स कहा था। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है ना, दे आर द ग्लेशियल मोरेन्स। ये क्या होते हैं? ग्लेशियल मोरेन्स कहलाते हैं। ओके, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डेल्टा एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। देखो यहाँ पीछे से एक रिवर है, ये आगे आके जो ये आपको अलग अलग जो दिखाई दे रही है ना सारी रिवर की स्ट्रीम्स, ये सारी आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। और जो ये बीच में आपको रॉकी मटेरियल जो दिखाई दे रहा है, ये रॉकी मटेरियल जहाँ पे आप कह सकते हो कि मिट्टी वाला इलाका है, इसको हमने कहा है ये है आपका डेल्टा। ओके, ये देखो नेक्स्ट ये आपको केव, आर्क, स्टैक, तीनों चीज़ें बता रखी हैं। आप देख सकते हो केव में एक छोटा सा होल हुआ है, ये जो आर्क है इसमें So this is from my side. I hope you all have understood the chapter. Thank you, students.